धारचूला से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बादल फटने के बाद काली नदी पर एक झील बन गई है। 200 मीटर लंबी झील बनी है और इस झील के बनने से धारचूला को खतरा हो रहा है। दोबाट में ग्रीफ कैंप का आधे से ज्यादा भाग काली नदी में समा गया है और 30 अगस्त की रात को नेपाल में बादल फटा था और इसके बाद अब यह खबर मिल रही है कि एक झील बन गई है और इस झील के बनने से धारचूला पर खतरा मंडरा रहा है। 30 अगस्त की रात को नेपाल में बादल फटा था और जो उसका असर धारचूला में देखने को मिला था। जुम्मा के जामुनी गांव में मलबा आया था और कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके बाद अब ये परेशान करने वाली खबर कि काली नदी पर एक झील बन गई है और इस झील के बनने से धारचूला को खतरा पैदा हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झील बनने से खतरा पैदा हो गया है धारचूला को। 30 अगस्त की रात को नेपाल में बादल फटा था और इसका असर उत्तराखंड में धारचूला में भी देखने को मिला था। यहाँ के जुम्मा के जामुनी गांव में भी कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, मलबा बहकर आया था। 30 अगस्त की रात को नेपाल में बादल फटा था और यह परेशान करने वाली खबर कि काली नदी पर एक झील भी बन गई है और इस झील से धारचूला को खतरा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है जुम्मा के जामुनी गांव में, जहां बादल फटने के बाद जो मलबा आया था उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन यह परेशान करने वाली खबर है कि काली नदी पर एक झील बनी है। तो धारचूला में पहले दिन हुए रेस्क्यू में अभी तक 5 शवों को निकाला गया, जबकि 2 घायलों का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। खुद जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लेकिन अभी तक लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। खोजी कुत्ते की भी मदद ली जा रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो मृतक हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जो खोजी डॉग है उसकी भी मदद ली जा रही है लोगों को तलाश करने में। 2 लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया और अब तक रेस्क्यू में पहले दिन 5 शव निकाले गए। तो धारचूला के जुम्मी में जामुनी गांव में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं और 2 घायलों का रेस्क्यू हुआ है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खोजी डॉग की भी मदद ली जा रही है ताकि लोगों को पहचाना जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके। अगर कोई मलबे में दबा है तो ये खोजी डॉग काफी मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है उसका जायजा भी लिया। तो अब तक पहले दिन रेस्क्यू में 5 शवों को निकाला जा चुका है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों को घायल हालत में रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और बड़ी खबर बता दें, धारचूला में आपदा क्षेत्रों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे धारचूला पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। धारचूला के जुम्मा के जामुनी गांव में आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू में अब तक 5 लोगों के शव मिल चुके हैं और रेस्क्यू जारी है। आज सुबह 11 बजे धारचूला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जुम्मा गांव में आपदा आई और उसके बाद 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 घायलों को भी रेस्क्यू किया गया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे धारचूला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जुम्मा गांव में आपदाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे, जो प्रभावित हैं उनसे भी बात करेंगे। कार्यक्रम जान लीजिए। सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचेंगे। जुम्मा के जामुनी तोक का मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे। एसएसबी एलागाड़ के हेलीपैड पर सुबह 11:30 बजे आपदा प्रभावितों और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:45 पर आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11:55 पर पर्यटक गृह आवास में लोगों से मिलेंगे। तो यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री का। धारचूला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
अब आपको धारचूला में बादल फटने के बाद आई तबाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वो 6 तस्वीरें जब धारचूला में बादल फाड़ तबाही की दास्तान जो बयां कर रही हैं। बादल फटने से भूस्खलन हुआ, मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। कुछ ग्रामीण जो अपनों को ढूंढते हुए नजर आए इस मलबे में, घरों में पानी घुस गया, नदी में सैलाब आ गया और सड़क पर तबाही का मंजर। तो ये पहली तस्वीर उस वक्त की जब बादल फटा था, उसके बाद पहाड़ दरक गया। दूसरी तस्वीर में पहाड़ से आए मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तीसरी तस्वीर में ग्रामीण मलबों में अपनों को ढूंढते दिखाई दिए और चौथी तस्वीर एक घर की है जहां घर में पानी घुस गया। और पांचवी तस्वीर आपको बता दें, नदी में सैलाब आ गया बादल फटने के बाद। छठी तस्वीर जब सड़क पर मलबा आया और उसके बाद इस सड़क की हालत देखिए। आगे वो है ना। अब 2 तस्वीर आपको और दिखाते हैं जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जामुनी गांव में मौजूद है। और कल देर शाम मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू अभियान रोका गया था, जिसे मौसम ठीक होते ही आज सुबह फिर शुरू किया गया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आसमानी आफत से तबाही जारी है। लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं और आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। धारचूला में तबाही के बाद कई गांव खाली कराए गए, तो फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की और धारचूला में तबाही के बाद कई गांव खाली कराए गए, तो अलर्ट पर प्रशासन है, लेकिन लोगों को भी मुश्किल हालातों से फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, बादल फटने से तबाही हुई और अब नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। धारचूला में तबाही के बाद कई गांव खाली कराए गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरा है। 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। थोड़ी ही देर में देहरादून से रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा है। थोड़ी देर में देहरादून से पिथौरागढ़ आपदाग्रस्त इलाकों के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हवाई सर्वेक्षण के साथ ही स्थलीय निरीक्षण में आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और खटीमा में कई कार्यक्रम हैं और रात्रि प्रवास का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। और कल सुबह खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कल दोपहर बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे, जब वो शहीदों को याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। तो मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों के लिए रवाना होने वाले हैं। दोपहर बाद अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा भी पहुंचेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे पुल का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा। पुल किस वजह से टूटा, इसकी जांच के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट आते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित हुए रानी पोखरी और जौलीग्रांट के लोगों से भी मुलाकात की। है कि हम अगले 1 हफ्ते के अंदर लोगों के लिए आवागमन का यहाँ से रास्ता बना दें। कॉजवे का निर्माण अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर नए पुल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि पहले से स्वीकृत है और उसको जल्दी ही हम विचलन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया तो लंबी प्रक्रिया है, उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और अगले 4-5 महीनों में नया पुल बन के तैयार हो जाएगा। कोई भी अगर कहीं पर इसमें दोषी होगा तो निश्चित रूप से जाँच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। आज भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे कई नेता। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी। पूर्व खानपुर प्रमुख विनोद चौधरी समेत कई दलों के नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण की जाएगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में कई नेता कांग्रेस का हाथ थामेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस में कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि,
आज क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन कौन से वो नेता होंगे जो कांग्रेस में शामिल होंगे, और इस जो सदस्यता ग्रहण को लेकर राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब सभी पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मोड में हैं और चुनाव के लिए वक्त अब बहुत कम है, लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस का कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि संघ से जुड़े हुए एक बड़े चेहरे ने कांग्रेस का दामन थामा, और आज भी क्योंकि ये किसान मोर्चा से जुड़े हुए जो है माने जाते हैं, और आज सीधे तौर पर किसान मोर्चा जो कांग्रेस है उसका ये पूरा कार्यक्रम है। और इसमें जो विनोद चौधरी हैं वो बीजेपी के नेता हैं, और वो आज बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे। इनके साथ जो इनके तमाम समर्थक हैं वो भी आज कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। तो ये आज कांग्रेस का कुनबा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। 12:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहेंगे, और इस कार्यक्रम को किसान कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को रखा है, जिसमें क्योंकि विनोद चौधरी किसान नेता कहे जाते हैं और बीजेपी के नेता हैं, बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से असंतुष्ट नजर आए हैं और कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन वही ठीक 12:30 बजे एक और कार्यक्रम भी है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कार्यक्रम है, और उनका कार्यक्रम जो है एक अलग एक निजी वेडिंग पॉइंट में किया गया है, जहां पर भी सैकड़ों जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें कि इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि कांग्रेस में अब गुटबाजी भी सामने आ रही है। प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट आमने सामने, नेताओं की ज्वाइनिंग एक ही दिन में एक ही वक्त पर दो अलग अलग कार्यक्रम रखे गए कांग्रेस में, और एक कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहेंगे, तो दूसरे कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे। तो गुटबाजी कहीं ना कहीं रवि सामने आ रही है कांग्रेस में। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों कार्यक्रम एक ही समय पर हैं और कांग्रेस के ही कार्यक्रम है। तमाम बीजेपी के असंतुष्ट जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम एक अलग जगह पर निजी वेडिंग पॉइंट में रखा गया है, जबकि जो एक कार्यक्रम है उसको कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है। तो ये कार्यक्रम एक साथ अगर होते तो शायद ये लगता कि कांग्रेस अब एक सुर में आगे बढ़ रही है, एकजुटता के साथ वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी दो धड़ों में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक हरीश रावत गुट है और एक प्रीतम सिंह गुट है। तो अलग अलग बीजेपी के नेताओं को अलग अलग कार्यक्रम करके कांग्रेस में शामिल करना इस बात की ओर इशारा करता है कि अभी भी कांग्रेस में उतना ठीक ठाक नहीं चल रहा है जितनी जो बयानबाजी उनकी जो सामने आती है। तो सीधे तौर पर क्योंकि एक गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत हो, मुख्यमंत्री को जो हरीश रावत है उनको चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। अमूमन ये माना जाता है कि वो सबसे पसंदीदा चेहरा होता है जिसको चुनाव आने से पहले ठीक चुनाव संचालन समिति का चेहरा बनाया जाता है और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है। लेकिन अभी भी जो दूसरा गुट है वो हरीश रावत को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो 2017 की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस 11 सीटों पर सिमटी थी, ये भी बहुत बड़ा कारण था कि एकजुटता नहीं थी, और इस दौरान भी 4.5 सालों में इस तरीके की बयानबाजी सामने रही। कई जो है नाराजगी हमने दिखा है कि किस तरीके की आपसी नाराजगी रही। और ये पहला मौका नहीं है देहरादून में जब कांग्रेस के दो अलग अलग कार्यक्रम में दो अलग अलग नेता शामिल होते हैं। इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने से पलायन हो रहा है, ये कहना अजय कोठियाल का। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं कराई गई, कोरोना काल में सरकार पूरी तरह विफल नहीं। अजय कोठियाल ने यह गंभीर आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस ने फ्रंटल संगठनों में बदलाव करने का फैसला किया। कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और फ्रंटल संगठन में जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनका रिपोर्ट कार्ड पर्यवेक्षक जल्द सौंपेंगे, जिसके बाद जल्द कई अन्य लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कांग्रेस के संगठन में हुए बदलाव के बाद अब पार्टी फ्रंटल संगठनों में बदलाव कर खुद चुनाव से पहले खुद को मजबूत करना चाहती है। हमने पूरे संगठन में और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक भेजने का निर्णय किया। जो पर्यवेक्षक उस जिले के मुख्य संगठन और दूसरे अनुषांगिक संगठनों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देंगे। जब उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो गुण दोष के आधार पर प्रत्येक संगठन के बारे में अंतिम निर्णय लिया। नैनीताल के रूसी बाईपास में पर्यटकों की कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को पुलिस ने खाई से कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि नैनीताल से हल्द्वानी के रास्ते पर रूसी बाईपास पर यह कार हादसे का शिकार हुई। एक बस को ओवरटेक करते वक्त कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। और बड़ी खबर
देहरादून से आपको बता दें, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। आज से 7 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पहले की तरह ही कोविड कर्फ्यू के सभी नियम लागू रहेंगे और सभी डीएम को कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के निर्देश दिए गए। तो ये बड़ी खबर, 7 सितंबर तक जारी रहेगा कोविड कर्फ्यू। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह में 50 लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है और डीएम अपनी तरफ से कोविड के प्रभाव को देखते हुए फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन की डबल डोज लगाने वाले लोग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी लोगों को आरटी-पीसीआर की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तो कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस भी हम आपको बता रहे हैं और आज से 7 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू की अवधि को और बढ़ाया गया है। पहले की तरह कोविड के सभी नियम लागू रहेंगे और डीएम को कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के निर्देश दिए। सभी जिलों के जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कोविड कर्फ्यू का पालन कराने की। हल्द्वानी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क न लगाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी ओर शॉपिंग मॉल में प्रशासन की टीम सैंपलिंग भी करवा रही है। जिलाधिकारी लगातार वैक्सीनेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीनेशन कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की टीम को भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लगाया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई, आईसीयू को अपडेट रखने के भी निर्देश दिए गए। लहर को दृष्टिकोण में रखते हुए अभी हम लोगों ने अपने सारे एसडीएम्स वगैरह जितने एमआईसीज वगैरह हैं उनको ग्राउंड पर भेजा है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, आवश्यकता है बढ़ाने की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो। पिछले 4 महीने से कोरोना की वजह से बंद पड़ा देहरादून का चिल्ड्रन पार्क अब खुल गया है। देहरादून नगर निगम की ओर से गांधी पार्क में बच्चों के लिए यह पार्क बनाया गया है। कोरोना की वजह से पार्क को बंद किया गया था। पार्क में झूले, बच्चों के लिए ट्रेन समेत कई तरह की एक्टिविटी रखी गई है और पार्क में बच्चों की चहल पहल पहले दिन से ही शुरू हो गई। 4 महीने बाद गांधी पार्क का चिल्ड्रन पार्क अब खुल गया है क्योंकि कोरोना की वजह से चिल्ड्रन पार्क को बंद किया गया था। आज से चिल्ड्रन पार्क में बच्चों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। चाहे ट्रेन का सफर हो या फिर तमाम और सफर, तो उन सब